हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में आज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको कंटिन्यू करते हुए हम अलग अलग आय को चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिस आय की चर्चा करेंगे वो है प्रतिभूतियों के अलावा जो ब्याज करदाता को प्राप्त होता है। तो इस क्रम में हम पहले ले रहे हैं बैंक के स्थायी जमा खाते से निर्धारित राशि से अधिक ब्याज। देखो, एक मैं चीज़ इसमें क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, प्रतिभूतियों के ब्याज के अलावा जो अन्य ब्याज से आय करदाता को होती है उसमें कुछ ब्याज तो इस तरह से होते हैं कि उन पर टीडीएस काटने के बाद करदाता को वो ब्याज प्राप्त होता है, तो जिसको हमें सकल भी बनाना होता है। और कुछ ब्याज इस तरह के होते हैं जिन पर टीडीएस नहीं काटा जाता, वो पूरी की पूरी राशि जो है वो करदाता को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी प्राप्त राशि को हम सकल नहीं बनाते क्योंकि उस पर टीडीएस नहीं काटा गया है। तो जब हमको ये चीज़ पता होगी कि किस पर टीडीएस काटा जाता है और किस पर टीडीएस नहीं काटा जाता, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे ग्रॉस अप करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम उन ब्याज को डिस्कस कर रहे हैं जिन पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है। तो इस क्रम में पहला आता है बैंक के स्थायी जमा खाते में निर्धारित राशि से अधिक ब्याज। देखिए, यदि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने किसी व्यक्ति को स्थायी जमा पर ब्याज के रूप में 40,000 से अधिक राशि का भुगतान किया है या उसके खाते में जमा करवाए हैं, तो भुगतान की गई या खाते में जमा कराई गई संपूर्ण राशि में से 10% की दर से टीडीएस की कटौती की जाती है। प्रत्येक बैंक अथवा बैंक की प्रत्येक शाखा के लिए 40,000 रुपये की राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। यदि इन संस्थाओं ने बैंकिंग संबंधी प्रमुख समाधान को अपनाया है, तो ऐसी स्थिति में करदाता को यदि ब्याज प्राप्त होता है तो प्राप्त राशि को 100/90 करके, ये देखिए प्राप्त ब्याज इंटू 100/100 करके उसे उस प्राप्त राशि को क्रॉसअप बना करके ही स्टेटमेंट में शामिल करना होता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक बैंक अथवा बैंक की प्रत्येक शाखा के लिए 40,000 रुपये की राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। तो इस दौरान बैंक ने यदि 40,000 से अधिक राशि ब्याज का भुगतान किया है तो ही वह इस पर टीडीएस की दर जो है 10% की दर से इस पर टीडीएस काटेगा। इसी तरीके से लेन देन का काम करने वाली सहकारी समिति, मकानों के निर्माण व क्रय के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली सार्वजनिक भारतीय कंपनी से स्थायी जमा पर मिलने वाले ब्याज पर भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती के लिए वही नियम, वही प्रावधान लागू होते हैं जो कि बैंक से स्थायी जमा पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में अभी मैंने आपको बताए हैं। इसलिए इन संस्थाओं से यदि टर्म डिपॉजिट पर, अवधि जमा पर मिलने वाला ब्याज अगर मिलता है तो उस पर हम वही नियम लागू करेंगे जो कि बैंक के स्थायी जमा पर होते हैं। यानी कि 10% की दर से क्या होगा, टीडीएस काटा जाएगा, तो प्राप्त राशि को हम 100/90 करके ग्रॉस अप करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की अधिसूचित जमा योजना, पोस्ट ऑफिस की अधिसूचित जमा योजना के अंतर्गत जमा पर ब्याज के संबंध में भी जो है उद्गम स्थल पर ब्याज की कटौती का प्रावधान है जो कि बैंक के स्थायी जमा पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में लागू होता है। तो इस आशय के लिए क्या है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम 2004 में को अधिसूचित कर दिया गया है। ऐसे ही फर्म, कंपनी अथवा वित्तीय संस्थाओं में जमा राशि पर ब्याज यदि इन संस्थाओं ने भी गत वर्ष 2019-20 में किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये से अधिक राशि का ब्याज इनके पास जमा के संबंध में यदि उन्होंने दिया है तो 10% की दर पे उस पर टीडीएस काटा जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे, फर्म, कंपनी और वित्तीय संस्थाओं में यदि करदाता की कोई राशि जमा है प्रतिभूतियों के अलावा, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 से यदि ब्याज की राशि 5,000 रुपये से अधिक है तो ये फर्म, कंपनी और वित्तीय संस्थाएं करदाता को 10% की दर से टीडीएस काट करके शेष राशि का भुगतान ही करेगी। इसलिए जब आप करदाता के स्टेटमेंट में ब्याज के रूप में ऐसी राशि दिखाएंगे तो प्राप्त ब्याज नहीं करके आप उसे सकल करेंगे और प्राप्त ब्याज इंटू 100/90 करके आप उसे ग्रॉस अप बनाएंगे।
अब मैं आपको कुछ ऐसे ब्याज बताने वाली हूँ जो कि करदाता को प्राप्त होते हैं लेकिन उन पर टीडीएस नहीं काटा जाता। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो बैंक से सेविंग बैंक खाते में जमा पर प्राप्त ब्याज पर कभी भी टीडीएस नहीं काटा जाता, चाहे यह राशि गत वर्ष में कितनी भी रही हो। इसी तरीके से इंडिविजुअल और एचयूएफ परिवार से मिलने वाले ब्याज पर सामान्यतया टीडीएस नहीं काटा जाता, चाहे ब्याज की कितनी भी राशि दे हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा अपने सदस्य के खाते में जमा की गई अथवा उसको भुगतान की गई राशि पर ब्याज की कितनी भी राशि हो ना, उस पर भी टीडीएस नहीं काटा जाता। साझेदारी फर्म द्वारा साझेदार को दिए जाने वाले ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा ब्याज साझेदार के लिए व्यापार एवं पेशे शीर्षक की आय में कर योग्य होता है। यानी कि फर्म जब देगी, फर्म तो टीडीएस नहीं काटेगी, लेकिन जो साझेदार है उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से डाकघर द्वारा देय ब्याज पर भी टीडीएस नहीं काटा जाता। यदि ब्याज बैंक, सहकारी समिति जो कि बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न हो, वित्तीय संस्थान, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि को चुकाया जाता है तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाती है। तो ये कुछ ब्याज ऐसे हैं जिन पर टीडीएस नहीं काटा जाता। अब मैं आपको एक चीज़ जो बताने वाली हूँ वो ये कि जब हम एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें अगर ये महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान नहीं है कि कौन से ब्याज कर योग्य होंगे, कौन से ब्याज पर टीडीएस कटेगा, कौन से ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो हमें परेशानी आएगी। इसलिए आप स्पष्ट रूप से समझें कि किन पर टीडीएस काटा जाता है और किन पर टीडीएस नहीं काटा जाता। हमारा अगला बिंदु जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है पेशा संबंधी अथवा तकनीकी सेवाओं से फीस। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति द्वारा पेशा संबंधी प्रोफेशनल फीस यदि उसे मिली है या टेक्निकल सर्विसेज रेंडर करने पर यदि उसे कोई फीस मिली है अथवा किसी कंपनी के संचालक को पारिश्रमिक फीस अथवा कमीशन यदि धारा 192 के अंतर्गत उद्गम स्थान पर कटौती नहीं की जाती है अथवा अधिकार शुल्क अथवा धारा 228 की उपधारा 5 में वर्णित व्यावसायिक गतिविधि नहीं करने के बदले कोई राशि यदि दे थी तो भुगतान करने वाले व्यक्ति ने ऐसी राशि करदाता के खाते में डिपॉजिट कराने से पहले उस पर वो 10% की दर से टीडीएस काटेगा, बशर्ते ये जो राशि है वो 30,000 रुपये से अधिक नहीं है। तो नटशेल में हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी करदाता को उपरोक्त सेवाएं, पेशा संबंधी और तकनीकी सेवाओं को रेंडर करने के बदले 30,000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुआ है तो उसे हम ग्रॉस अप करेंगे, क्योंकि 30,000 से अधिक पर टीडीएस काट लिया जाता है। तो प्राप्त राशि मल्टीप्लाई बाय 100/90 करके हम उसे क्या करेंगे, सकल बनाएंगे और फिर ही हम उसे आय के विवरण में शामिल करेंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि नॉर्मली एक इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होता है अथवा तकनीकी सेवाओं की फीस अथवा रॉयल्टी आदि का भुगतान करते समय उद्गम स्थल पर की कटौती नहीं करते, परंतु ऐसा व्यष्टि अथवा हिंदू अविभाजित परिवार जिसकी सकल बिक्री गत वर्ष 2019-20 के तुरंत पूर्व के वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1 करोड़ से अधिक रही है अथवा पेशे की सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए से अधिक तो गत वर्ष 19-20 में निर्धारित सीमा से अधिक अर्थात 30,000 रुपये से अधिक राशि का फीस अथवा रॉयल्टी आदि के रूप में भुगतान करने से पूर्व अथवा पाने वाले व्यक्ति के खाते में जमा कराने से पूर्व ऐसा इंडिविजुअल और एचयूएफ भी क्या करेगा, 10% की दर से टीडीएस की कटौती करेगा, है ना। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो टीडीएस नहीं काटते, लेकिन यदि जो एचयूएफ है यदि उसकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक है ऐसे व्यक्ति और इंडिविजुअल का, और पेशे की दशा में यदि प्राप्तियां 50 लाख रुपए से अधिक है तो 30,000 रुपये से अधिक की राशि का फीस के रूप में वो भुगतान यदि करते हैं तो उस पर 10% की दर से वो टीडीएस
काट करके ही उसका भुगतान करदाता को करेंगे। तो प्राप्त राशि को हमें सकल बनाना होगा। इसी तरीके से हम अगला बिंदु जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मृत्यु की संभावना में दिए गए उपहार। मीनिंग ऑफ गिफ्ट गिवन इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। देखिए, यदि कोई व्यक्ति इतना गंभीर बीमार हो कि उसे जीवित रहने की संभावना नहीं हो, और ऐसा व्यक्ति यदि अपने किसी रिश्तेदार या गैर रिश्तेदार को कोई मूविंग असेट उपहार के रूप में देता है, तो ऐसा उपहार क्या होता है? करमुक्त होता है। वापस आप समझ लें इस चीज़ को कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसको कि ऐसा गंभीर बीमारी है कि उसके जीवित रहने की संभावना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने किसी रिश्तेदार को या गैर रिश्तेदार को दिया गया चल संपत्ति का उपहार मृत्यु की संभावना में दिया गया उपहार कहलाता है, और ऐसा उपहार पूर्णतया करमुक्त होता है। अब मान लो ये ऐसे उपहार देने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और उपहार पाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो उपहार रद्द हो जाता है, अर्थात उपहार वापस उपहार देने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो ये कुछ अदर सोर्सेज के आयकर अधिनियम में कुछ और प्रावधान थे जो हमने डिस्कस किए। अगली क्लास में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एक बहुत महत्वपूर्ण मद प्रतिभूतियों पर ब्याज पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।